हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की क्लास डैफोडिल्स के साथ। और ये डैफोडिल्स नरगिस के फूल होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, जिन पर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बड़ी शानदार प्यारी सी पोइम लिखी, 24 पंक्तियों की, 4 स्टैंजास की, 6 लाइंस बटी हुई हैं। बढ़िया प्यारी सी राइम स्कीम, ए बी सी की राइम स्कीम, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ करके। तो आज हम पिछली क्लास में हम लोग पोइम्स भी पढ़ चुके हैं। पोइम के अलावा हमने इसके जो कुछ पॉइंट के जो एसेंशियल पॉइंट्स थे वो भी जान लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या खास, आज लोग हम पढ़ेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये स्लाइड बनी हुई है और इस पर हमने काफ़ी सारा वर्क कर लिया है। ये टेक्स्ट है पोइम का, ये भी हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में आप सभी लोग मेरे साथ रहेंगे और जो भी कोई डाउट हो तो एक बार डाउट ज़रूर क्लियर करिएगा कि डाउट किस प्रकार का है। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है कि नहीं? आवाज़ आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा कोई पूछे तो आप बताएंगे कि सब 7 अप्रैल को हुआ था। और डेट तो कोई पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1770 में इनका जो जन्म है वो हुआ था, राइट। और डेथ आपको पता है 1850 में हुई थी, ठीक है ना। राइडल में हुई थी, ये आपको पहले बता दिया। इनको वार्ड ऑफ राइडल भी कहा जाता है। अच्छा, बर्ड्स जो नेम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है उनका नाम पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? नाम आपको बताना है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है उनकी सिस्टर का? डोरोथी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये इनकी सिस्टर का नाम रहा है, ठीक है। अब अगर हम पूछे आपसे, कोई पूछे कि भैया वर्ड्सवर्थ की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, बताइए, बताओ। वर्ड्सवर्थ की पत्नी का नाम है मैरी हचिंसन। ओके, मैरी से ही याद रख लेना, वैसे तो कोई पूछता नहीं है पत्नी का नाम। वॉट वॉज द नेम ऑफ द वर्ड्सवर्थ कॉटेज? कोई नहीं पूछेगा कॉटेज की नाम क्या है, तो डब कॉटेज कहा जाता था इनको, डब कॉटेज, डब कॉटेज। वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम आपसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। और आपको बताया था कि इन्होंने जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम लिखी, आपको पता है कि कब लिखी थी? ये जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे 1798 में, तो इन्होंने एक पोइम लिखी और उसका नाम था द प्रिल्यूड। याद है? और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम पढ़ी थी ना हमने, प्रिल्यूड, इसके बारे में पढ़ा था। बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं साथ लेकर के आया हूँ, जैसे सॉल्व करना मजा आएगा। वर्ड्सवर्थ जो है उसके क्लोज फ्रेंडशिप किसके साथ थी, बताइए। क्लोज फ्रेंडशिप किसके साथ थी भाई? कीट्स की क्लोज फ्रेंडशिप थी पीवी शैले के साथ। तो वर्ड्सवर्थ की जो अच्छी सी फ्रेंडशिप थी वो किसके साथ थी? क्लोज फ्रेंडशिप किसके साथ थी? एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज के साथ थी, एसटी कॉलरिज के साथ थी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, हु वॉज द वर्ड्सवर्थ को ऑथर फॉर लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में पब्लिश हुए थे। उन लिरिकल बैलेड्स के साथ, लिरिकल बैलेड्स को लिखने में कौन था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ? तो आप बताएंगे सर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ थे एसटी कॉलरिज। कौन थे? एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ थे। समझ में आया होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भाई 1843 में वर्ड्सवर्थ को क्या नियुक्त किया गया था? तो 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया था। राज कभी बनाया गया नहीं, इन्हें पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया, ठीक है। क्या नियुक्त किया गया इन्हें? पोएट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था डैफोडिल्स को। अब कब कंपोज किया बताओ? रचा कब था? 1802 में तो विचार आया, 1802 में तो वो घूम रहे थे, विचार आया, तो 1804 में इन्हें प्रकाशित किया, लिखा इसमें रचा, 1804 में रचा। लेकिन अगर इसके प्रकाशन की बात करें कि कब वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है डैफोडिल्स उसका प्रकाशन हुआ था, तो प्रकाशन उसके 3 साल बाद हुआ था। 1804 के बाद 1807 में इनका प्रकाशन हुआ
और इसको फिर से रिपब्लिश किया गया। इसको प्रकाशित किस में किया गया? एक कंपाइलेशन में, एक संग्रहण में, उसको नाम दिया गया पोइम्स, और फिर उसको दोबारा रिवाइज इसको किया गया, और जिस टाइटल के अंडर इसको पब्लिश किया गया तो वो है व्हेन आई वॉन्डर एज ए व्हेन, ये जो पहली लाइन है ना आपकी, आई वॉन्डर्ड एज ए लोनली क्लाउड, व्हेन आई वॉन्डर एज ए लोनली क्लाउड, इस नाम से इनको यहां पर पब्लिश किया गया था। इसके बाद आपसे पूछे कि भाई रिवाइज्ड वर्जन जो है वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है डैफोडिल्स, इसका कब आया? ये रिवाइज्ड वर्जन आया 1815 में, 1815 में आया। ठीक है ना, ये याद रखनी है। 3 सन जो है आपको याद रखनी है, इनके जन्म की याद रखनी है, इनकी डेथ की याद रखनी है, इनका पोएट लॉरेट बनने की याद रखनी है। आपको ये 5 सन अच्छे से याद रखनी है, 5 सन बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये 5 जो ईयर्स हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। वर्ड्सवर्थ का जो डैफोडिल्स है वो किस रूप में जाना जाता है? इसका टाइटल है कि व्हेन आई वॉन्डर एज अ लोनली क्लाउड। ठीक है ना, क्लियर है ना? पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये रही। अगर आपसे कोई पूछे आई वॉन्डर्ड, वैन भी नहीं है इसके अंदर, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, वैन भी नहीं है इसके अंदर, वैन मैंने गलती से लगा दिया, मुझे वो मिल्टन की लाइन याद रह गई, मिल्टन की लाइन याद रह गई, वैन नहीं है, यहाँ पर आएगा सीधा आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यही है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसको सही कर लेंगे अपन। लोनली एज अ क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, और यहां पर फर्स्ट लाइन है, यही क्या लाइन है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अगला, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स में कितनी लाइन्स है? डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपका आंसर होगा 24 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है? 24 लाइन्स है। अच्छा बताइए यहाँ पर कितने स्टेंजाज हैं इस डैफोडिल्स के अंदर? तो डैफोडिल्स के अंदर जो स्टेंजाज हैं उनकी संख्या है 4। डैफोडिल्स के अंदर जितने भी स्टेंजाज हैं उनकी जो संख्या है वो है 4, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स के अंदर लिखा गया है प्रत्येक स्टेंजा? 6 लाइन के अंदर लिखा गया है। राइम स्कीम आपसे पूछी जाए तो प्रत्येक मतलब पोइम की राइम स्कीम क्या होगी? नॉर्मली आपको अगर एक टाइटल राइम स्कीम पूछे तो क्या होगी? टाइटल राइम स्कीम होगी, बताओ, ए बी और सी, लास्ट का कपलेट है, पहली और तीसरी लाइन राइम स्कीम में सेट हो रही है, और दूसरी और चौथी लाइन की राइम स्कीम सेट हो रही है। आपसे कोई पूछे कि भैया मेन थीम क्या है, तो आपको मैंने मेन थीम पहले ही पढ़ा रखा है, अभी फिलहाल आप शॉर्ट में रखेंगे। नेचर है इसकी मेन थीम, और नेचर अपलिफ्ट्स ह्यूमन स्पिरिट, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी का तो देखो आंसर में क्या बना के देता है, छोटी मोटी चीज़ें तो वो चेंज करके ही देता है। व्हाट फ्लोट्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लोट कर रही है, हवा में तैर रही है, बहुत ऊपर, किन के ऊपर? घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर। बताओ कौन सी चीज़ है? क्लाउड है। कौन सी चीज़ है? क्लाउड, बादल। पॉइंट नहीं घूम रहा है घाटियों के ऊपर और ऊपर उड़ रहा हो कहीं, आपको पॉइंट नहीं लिखना है, स्टार्स भी नहीं लिखने, क्लाउड लिखना है। कितने डैफोडिल्स हैं जो पॉइंट ने एक बार में देखे? हालांकि वो देखे जो सब हाइपरबली थी, लेकिन वो बोलता है कितने डैफोडिल्स के बारे में? वो बोलता है 10,000 डैफोडिल्स के बारे में। कितने डैफोडिल्स देखे उसने? 10,000 डैफोडिल्स देखे। क्लियर है? ओके है? कितने डैफोडिल्स देखे? 10,000 डैफोडिल्स उसने देखे। इसके बाद देखिए वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर किया है डैफोडिल्स को किससे? बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स से किसको कंपेयर करता है? तो डैफोडिल्स से कंपेयर करता है वो स्टार्स को, तारों को। किसको कंपेयर करता है? तारों को, स्टार्स को करता है कि स्टार्स बिल्कुल वैसे ही हैं डैफोडिल्स की तरह। लेकिन डैफोडिल्स ने उनकी भी जो वेव्स है उनकी और स्टार्स की जो चमक है उनको भी क्या कर रखा है? फीका कर रखा है। उधर वेव्स की तो बिल्कुल ही फीका कर देता है, उनकी हंसी को, उसके आनंद को। कौन से सीजन में पॉइंट डैफोडिल्स को देखता है? सीजन एसएस में प्रॉपरली वर्णित नहीं है, लेकिन यह सीजन जो है स्प्रिंग है, क्योंकि उसमें बसंत ऋतु में ही खिलते हैं, ये स्प्रिंग है। और पोइम का मूड जो व्हाट द मूड ऑफ द पोइम द डैफोडिल इज, पोइम की जगह यहाँ पॉइंट करो, पॉइंट का जो मूड है डैफोडिल में वो कैसा है? वो जॉयफुल है,
पूरी पोइम में जॉयफुल रहता है, आनंदमय रहता है, लेकिन लास्ट में वो शुरू में जा करके वो थोड़ा सैड रहता है और लास्ट में जा करके वो सही हो जाता है, शुरू में सैड रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट इज द स्पीकर्स इमोशन स्टेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, पोइम की बिगिनिंग में स्टेट कैसा है, इमोशनल स्टेट कैसा है बताइए। अभी अभी बताया मैंने, सॉरोफुल या सैड, भावुक रूप से वो सैड होते हैं या फिर सॉरोफुल होते हैं। हमारे जो कवि महोदय हैं, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, वो दुखी हैं शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनको कंपनी मिली, कंपनी के बारे में सोचने लगे और वो पेंसिव मूड में भी आनंदमयी हो गए। किसकी वजह से, डैफोडिल्स की इमेज की वजह से। क्या मीटर यूज किया गया है पोइम के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे तो पोइम के अंदर का मीटर बताओ, तो पोइम के अंदर का मीटर है क्या, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर है जो पोइम के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है इस पंक्ति में, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। बताओ, फ्लटरिंग और डांसिंग में आप ही बता सकते हैं कि ये डैफोडिल्स क्या लिए आया था कि डैफोडिल्स फ्लटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बताओ ये कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो आप कहेंगे कि साहब इसमें फ्लटर और डांस करने में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ना। अब आपसे पूछे कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक ही बार में मैंने 10,000 देखी है, तो देखें तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि यहाँ पर मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आपको बताया था कि भाई 10,000 को एक बार देख लेना ये संभव नहीं है, और देख भी लिए तो गिनना संभव नहीं है, हाइपरबोली, एक ही झलक में देख लेना और उनको गिन लेना। कौन से दो वर्ड्स राइम के हैं इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट टू लाइन में ट्रीज है और ब्रीज है, ठीक है ना, ट्रीज और ब्रीज। अब अगर दूसरे स्टेंजा की लास्ट में देखें तो क्या राइम स्कीम आती है दूसरे स्टेंजा की में, देखो दूसरे ट्रीज ब्रीज हो गया, ये है अगला ग्लांस और डांस, ग्लांस डांस ब्रॉड थॉट ब्रॉड और फिल्स और डेफोडिल्स, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक तो ग्लांस और एक डांस, अगला है थॉट और ब्रॉड, और लास्ट है आपका फिल्स एंड डेफोडिल्स। ये अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बढ़िया से याद हो जाएंगे। ये है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम क्या, ये राइम क्या है, या लास्ट टू वर्ड्स क्या है, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कपलेट के राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करता है डैफोडिल्स को एक होस्ट। यहाँ पर होस्ट का मतलब क्या होता है, 2018 में पूछा गया है ये फर्स्ट ग्रेड में। तो बताओ होस्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर होस्ट का मतलब होता है वन हु वेलकम्स, जो वेलकम करते हैं, क्राउड कह दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। होस्ट का मतलब होता है क्राउड ऑफ या वेलकमिंग क्राउड। अब वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा, ये आंसर है ना, वेलकमिंग क्राउड की स्वागत करने वाली भीड़, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर ये होस्ट कौन है, यहाँ पर डैफोडिल्स हैं सारे के सारे, ये डैफोडिल्स हैं, ठीक है ना। अब देख लेना ऑप्शन इन दोनों में से क्या आ रहा है। यही है द फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किए गए किस लाइन में, कि वो इतने फैले हुए थे मानो कि उनकी लाइन कभी एंड नहीं होगी। बताई थी मैंने आपको इसकी फिगर ऑफ स्पीच, बताओ क्या है इसका फिगर ऑफ स्पीच, बता रखा है, बताइए जरा। इसका फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली, कि कभी एंड नहीं होगी। ऐसी कोई लाइन होती है कि जो कभी एंड ना हो, कुछ तो करना पड़ता है ना एंड, तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप ही नहीं है। बताओ वर्ड्सवर्थ किस साल में मरे, आपको क्लियर पता है 1850 में मरे, और कहाँ मरे, राइडल में मरे। संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है ये, यह संस्कृत विभाग की जो एग्जाम लगती है उसके अंदर। और जो पोइम है डैफोडिल्स, उसमें जो वर्ड है जोकंड, जोकंड का मतलब क्या होता है, जॉयफुल, जॉयफुल कंपनी, जॉयफुल कंपनी, जॉयफुल आनंदमयी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जोकंड में 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है बताओ, विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी या इमेजरी। तो आपको पता है विजुअल इमेजरी है, देखते ही विजुअल इमेजरी है, कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को। अगला बताइए वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई डैफोडिल्स, सबसे पहले उसने कहाँ देखा था भाई, एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ देखा था, कहाँ पे थे ये डैफोडिल्स, ये थे कहाँ, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा।
बिसाइड द लेक, झील के बगल में, और बीनीथ द ट्री, और पेड़ के नीचे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे थे और झील के बगल में थे। झील कौन सी थी? उल्स वाटर। जब अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ की बात करें हम, डैफोडिल्स जो हैं वो फ्लैश करते हैं अपॉन हिज इनवर्ड आइज, उसकी आंतरिक आंखों, मन की आंखों पर फ्लैश करते हैं। 2015 में आया हुआ है। बताओ इसका मतलब क्या है? कि वो जब वैकेंट है और पेंसिव मूड में है तब वो फ्लैश करते हैं। जब वो वैकेंट है और पेंसिव मूड में है, बिल्कुल थोड़ा सा पेंसिव मूड है, बिल्कुल खालीपन में है, शून्य भाव में है, तब जा कर के उसको क्या है, ये फ्लैश होते हैं उसके इनवर्ड आइज में। ठीक है ना। आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ कंपेयर करता है स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन द पोएम। बताओ वर्ड्सवर्थ जो डैफोडिल्स के फैलाव है उसकी कंपैरिजन किससे करता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे से, फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, ओशियंस में बाढ़ से, या स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, इवनिंग स्काई में पक्षियों के झुंड से, या स्ट्रून लीव्स इन ऑटम, या पतझड़ में फैली हुई पत्तियों से। तो यहाँ पर करता है टिमटिमाते तारों से जो कि मिल्की वे में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला है टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। बताओ इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताओ कि उन्होंने अपने जो सिर हैं वो उछाल रखे हैं और बहुत ही मनमौजी के साथ, आनंद के साथ वो डांस कर रहे हैं। ठीक है ना। बताइए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? साफ है कि वो अपने सिर क्या कर रहे हैं? सिर को उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब सिर उछाल रहे हैं, फूल सिर उछाल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? FOS का मतलब फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्त पर्सोनिफिकेशन। ओके। इसके बाद आपसे पूछेगा वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट करता है डैफोडिल्स को किस में? वैकेंट और पेंसिव मूड में। रिकलेक्ट होते याद करना। वर्ड्सवर्थ याद करता है किस में? बहुत ही बिल्कुल खाली और उदासीन मूड में। हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस? कितने देखे थे? बताइए, अभी अभी बताया 10,000। कितने देखे थे? 10,000 देखे थे भाई साहब। 10,000, 10,000। आगे देखिए, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? बताओ कवि ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा? वो देखा बिल्कुल मार्जिन के बगल में, खाड़ी के मार्जिन के बगल में, बिसाइड द लेक, झील के बगल में। ठीक है ना। आगे देखो, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? अपने सिरों को उछाल रहे थे। अभी देखो इसमें ये भी तो आ सकता था ऑप्शन, फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे, बिल्कुल ये भी है, लेकिन ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो 2011 में आया हुआ यही क्वेश्चन था, इसमें आंसर यही माना हुआ था। तो ये इस तरीके से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए डैफोडिल से रिलेटेड। यहाँ पर आपने पोइम और पोइट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। लगभग देख लीजिए 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, काफ़ी होते हैं। मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी दोस्त। और अगले क्लास अगले पोइम के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।